हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज का क्वेश्चन है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वगैरह फाइंड आउट करनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट निकालना है, कितनी होगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कंसिडर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ द शेप एज गिवन बाय। तो हमारे पास नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। लीनियर कंसेप्ट क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल क्या होगा? जस्ट लाइक CO2। लेकिन यहाँ पे CO2 नहीं है, जस्ट लाइक वाटर वाला कंसेप्ट आ गया, H2O। ठीक है जी, वाटर वाला कंसेप्ट आ गया, समथिंग लाइक दिस थिंग। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आ गया। तो कंसिडर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हमें पता चल गया ट्राइएटॉमिक है विच इज नॉन लीनियर of the shape as given in the figure, and then heat capacity of this molecule at high temperature। तो हीट कैपेसिटी हमने निकालनी है हायर टेम्परेचर के ऊपर। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मुलेशन क्या होता है? हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय du/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी ऑफ दी सिस्टम निकालनी पड़ेगी। तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास हीट कैपेसिटी वगैरह आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मुलेशन हमें पता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ हमें डील करना पड़ेगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि कोई भी अगर आपके पास सिस्टम है जस्ट लाइक ए पार्टिकल, वो उसके पास कितने पॉसिबल वेरियस टाइप ऑफ मोशन अवेलेबल है। वो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, या फिर वाइब्रेशनल मोशन भी हो सकता है। मतलब उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसके पास कितनी फ्रीडम है, वो क्या क्या कर सकता है, तो वो चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है वो भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? चार में से हमने एक ऑप्शन चूज करनी है, उसका हम देखेंगे। आंसर इसका बेटा डी आएगा। क्यों आएगा वो देखते हैं। तो कंपोनेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एन एटम्स, तो हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसलेशनल। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक केस हो, जस्ट लाइक स्फेरिकल बॉल, और आपके पास एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक निसर्ट ऑक्सीजन ले लीजिए या कोई भी सिंपल एटम ले लीजिए, तो उसके पास क्या रहेगा? 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी। ठीक है जी, वो एक्स एक्सिस की तरफ जा सकता है, वो वाई एक्सिस की तरफ जा सकता है, या जेड एक्सिस की तरफ जा सकता है। तो उसकी सिर्फ मूवमेंट रहेगी, ट्रांसलेशनल ही रहेगी, रोटेशनल नहीं रहेगी, बिकॉज हम इसको स्फेरिकल मान के चलते हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, तो हम इसकी कोई भी रोटेशन स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही इसकी वाइब्रेशन स्पेसिफाई कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी, रोटेशनल नहीं आएंगी और ना ही वाइब्रेशनल आएंगी। लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल की कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर आपके पास कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल आ गया तो वहां पे आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाए, कितनी आ जाएंगी? उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ सकती हैं। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आ सकती हैं, और वाइब्रेशनल के कॉरेस्पॉन्डिंग 3n-5 आ सकती हैं। ये बेसिक सा कंसेप्ट होता है बेटा। ठीक है, इसको आप हमेशा ही रिमेंबर रखेंगे। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल आ गया, जैसे हमने आज करना है कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी रहेंगी? 3, एंड वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी रहेंगी? 3n-6। अब ये देखिए इन दोनों में फर्क क्यों है, मैं पहले बता देता हूँ। जस्ट लाइक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लीजिए, डायटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, तो इसकी जो रोटेशन है इट इज पॉसिबल, अगर ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, तो अगर ये जेड एक्सिस हो गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, तो इट विल बी रोटेटिंग लाइक दिस थिंग। ठीक है जी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मोशन बनेगा। अगर ये वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा, जस्ट लाइक दिस थिंग, मैंने आपको पहले दिखा दिया। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी हो गई? जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के राउंड रोटेट करेगा तो ये वाला मोशन भी बनेगा। ठीक है जी, लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल को आप एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करने की बात करोगे तो कुछ भी मोशन नहीं बनेगा, बिकॉज दिस सिस्टम इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो जिस एक्सिस के अराउंड इसकी सिमेट्री रहेगी, वहां पे इसकी रोटेशन बेटा बिल्कुल भी नहीं काउंट होगी। तो बेस्ड ऑन दैट इसकी 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशन जहां पे कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको 2 के साथ लिखा गया है, 3 के साथ नहीं।
लेकिन जैसे ही आपकी सिमेट्री खत्म होती है, जस्ट लाइक डायटोमिक मॉलिक्यूल के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर आपके पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो जाता है तो वो तीनों एक्सिस के अराउंड रोटेट कर सकता है। तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो गई बेटा? 3 हो गई। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट अलग आता है, कितने वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। उसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज उसके लिए थोड़ी सी एनिमेशन चाहिए, काफी सारा लिटरेचर चाहिए, तो वो आप इंटरनेट के ऊपर पढ़ सकते हैं। ये 3n-5 एंड 3n-6 का कंसेप्ट वहाँ पे क्यों आता है। ठीक है जी। तो बैंडिंग वाइब्रेशन हो गया, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो गया, तो काफी तरह के वहाँ पे कंसेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा अगर रूल पढ़ने की कोशिश करें तो वाइब्रेशंस जो होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा, दैट विल बी 3n-5, एंड अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा दैट विल बी 3n-6 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेगी। तो ये चीज आप बेसिक सा लेके चल सकते हैं, ये चीज आपको पता चल गई। इसको साफ कर देते हैं। तो यही चीज हमें चाहिए थी, बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो हमें चाहिए वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ कैसे रिलेटेड है, वो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी पॉसिबल होती है। सो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग के इन थर्मल इक्विलिब्रियम एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सेम एनर्जी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। अब हमने बात की कि हमारे पास 3 तरह के मोशन पॉसिबल होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 तरह के सिस्टम यहाँ पे हमारे पास हो गए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 तरह की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। तो सबसे पहले हम देखना पड़ेगा कि उसकी जो स्ट्रक्चर कैसी होती है, मतलब एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे कम एनर्जी कौन सी स्टेट में होती है? ट्रांसलेशनल मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, उनकी एनर्जी जो रहती है वो बहुत कम रहती है। उससे ज्यादा एनर्जी किस लेवल्स के बीच में होती है? अगर कोई ट्रांजिशन होगी, मतलब इन दो लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी तो बहुत कम एनर्जी आएगी। उससे ज्यादा एनर्जी होती है रोटेशनल स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर उनके बीच में ट्रांजिशन हो जाती है। उससे ज्यादा एनर्जी होती है वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में, और उससे भी ज्यादा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे कोई एक्साइटेड स्टेट है, वहां से ट्रांजिशन होगी तो दैट विल बी emitting some type of energy और फोटोन। ये सेम चीज यहाँ पे दिखा रखी है, ये उनकी एनर्जी का कंपैरिजन है, ये उनका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जो बैंड स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जस्ट लाइक ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। उसके हर एक ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा? वाइब्रेशनल स्टेट्स रहेंगी, ये वाइब्रेशनल हो गई बेटा। वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में रोटेशनल लेवल्स होते हैं बेटा। तो रोटेशनल लेवल्स के ऊपर मतलब उसका बड़ा भाई कौन हो गया? वाइब्रेशनल, एंड उसका बड़ा भाई कौन हो गया यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक। उससे भी छोटा, सबसे छोटा भाई कौन सा हो गया यहाँ पे? ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स हो गए। तो ये इसको इस ऑर्डर को भी आप यहाँ पे याद रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके रिगार्डिंग भी डायरेक्ट यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चनिंग हो जाती है कि कौन एनर्जी लेवल्स का सीक्वेंस बताइए, उनके अगर एनर्जी लेवल है उनके बीच में ट्रांजिशनल एनर्जी कितनी आएगी। अगर कोई फोनोन या फोटोन वगैरह मिट होते हैं तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कैसे वर्न होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको पूछ लिया जा सकता है। तो एक बात हो गई हमारे पास वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। इसकी बात करने की जरूरत क्यों पड़ गई? पहले दोबारा क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार। ब्रैकेट में दे रखा है टेम्परेचर मच हायर देन द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी स्केल्स ऑफ द मॉलिक्यूल बट लोअर देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होने चाहिए लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अगर देख लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो ये ट्रांसलेशन एनर्जी भी आएगी, यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी भी आएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी आएगी, और हो सकता है कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी लेवल्स भी देखने के लिए आपको मिले। मतलब ये चीजें तो पॉसिबल होंगी ही होंगी, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, उसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। हमें सिर्फ पता है वाइब्रेशनल लेवल, रोटेशनल लेवल एंड ट्रांसलेशनल लेवल, ठीक है जी। तो इसको हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। सो एट लोअर टेम्परेचर क्या रहेगा?
एट लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे तो आपके पास ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल स्ट्रक्चर ही बचेगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा भी रखा हुआ है कि लोअर एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ ग्राउंड स्टेट के अंदर ही ट्रांजिशनें पॉसिबल होंगी, जिसको हम इंटरनल ट्रांजिशन के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो वाइब्रेशन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी या फिर रोटेशनल लेवल के बीच में ट्रांजिशन होगी, ये चीज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन वाइब्रेशनल लेवल की स्ट्रक्चर जो है वो हायर टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू रोटेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो एट लोअर टेम्परेचर अगर हम बात करें, वहां पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल स्ट्रक्चर ही देखी जाती है। जैसे यहाँ इनके बीच में ट्रांजिशन हो सकती है और इसके अंदर जो लेवल्स रहेंगे ट्रांसलेशनल लेवल रहेंगे, उनके बीच में ट्रांजिशंस हो सकती है। मतलब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इज प्रेजेंट एट लोअर टेम्परेचर, whereas at higher temperature these three are present और much more than that depending on कि आपके पास कौन सा सेमीकंडक्टर है या कौन सा क्या सिस्टम दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम गवर्न करेंगे। तो हायर टेम्परेचर के ऊपर तीनों आएंगे एंड लोअर टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल स्ट्रक्चर ही आपको दिखाई देगी। तो इसको यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं। क्लियर कट है जी। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर को भी। सो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, एट लोअर टेम्परेचर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर डोमिनेंट वेयरएज वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर सप्रेस्ड। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, इनके बीच का एनर्जी गैप देखिए कम है, इससे ज्यादा एनर्जी गैप इनके बीच में है, लेकिन वाइब्रेशनल का एनर्जी गैप एकदम से बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन का बैक गैप है, जो गैप होता है, बैंड गैप होता है, काफी ज्यादा होता है। तो उसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सा, अगर मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल फिगर्स वगैरह कोट नहीं किए बिकॉज सबके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिर्फ रिलेटिव कंपैरिजन दे रखा हुआ है। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर डोमिनेंट एट लोअर टेम्परेचर वेयरएज वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर सप्रेस्ड, whereas at higher temperature all of them are present। बस ये अपने थंब रूल याद रखना होता है। सो जैसे हमने इक्विपार्टीशन यहाँ पे मैंने आपको रूल बताया भी था, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सेम एनर्जी कंट्रीब्यूशन होगी। तो एवरेज एनर्जी कंट्रीब्यूशन पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, 1/2 kT। मतलब 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना एनर्जी कंट्रीब्यूशन देगा, यहाँ पे 1/2 kT के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। अगर तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी तो उनको 3 के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। So average energy contribution per rotational degrees of freedom that will also be 1/2 kT। एवरेज एनर्जी कंट्रीब्यूशन पर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि वाइब्रेशनल के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पार्ट भी आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट भी आएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1/2 + 1/2 करके kT बन जाती है रादर देन 1/2 kT। ये चीज माइंड में जरूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, व्हाट इज द एवरेज एनर्जी कंट्रीब्यूशन पर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये डायरेक्टली भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसको kT लिखा जाता है रादर देन 1/2 kT। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, काफी सारी क्वेश्चनिंग के पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे पास देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो आप पढ़ के जाओगे वही आएगा, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इस यहाँ से क्वेश्चनिंग होगी तो इसको ऐसे हैंडल किया जाता है, दूसरी जगह से क्वेश्चनिंग होगी तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो आपको एक हिंट सा माइंड में रहेगा, सो दैट यू विल बी हैविंग सम टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन बेसिकली। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमने डिस्कस कर ली। दोबारा देख लेते हैं बेटा, हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का टेबल स्टडी कर लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी स्ट्रक्चर देख ली। ये हर जगह एप्लीकेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ये वाला टेबल भी हमने देख लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी भी हमने चेकआउट कर ली। बस हमें इतना ही रिलेशन चाहिए होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बेटा। अब हमारे पास जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, वी विल बी एबल टू आंसर। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ए रिजिड बॉडी। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, उसको करके देखिएगा। रिजिड बॉडी के लिए कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी। मोस्टली बच्चों ने क्या पढ़ रखा होता है, 3n-r वाला कंसेप्ट पढ़ रखा होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3n-r वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे लगा ही नहीं रहे कुछ भी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चूज कर रहे हैं। तो कंसीडर, दोबारा क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। कंसीडर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल हमारे पास है, हीट कैपेसिटी निकालनी है एट हाई टेम्परेचर, हमें पता चल गया वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल तीनों यहाँ पे टेक केयर होंगे। तो चलिए, हीट कैपेसिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि हीट कैपेसिटी क्या होता है बेटा, इट इज गिवन बाय du/dt के साथ लिखा जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। U यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी का कंसेप्ट है। ये आपकी हर एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को जब आप काउंट कर लोगे सिस्टम के लिए, उसकी टोटल एनर्जी आएगी। तो मोस्टली एग्जामिनेशन में ऐसे न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं कोई, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास मिल गया क्या, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाइड बाय हाफ kT। टोटल एनर्जी कितनी आएगी, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी है उसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटा, यहाँ पे 3 है, बिकॉज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। देख लीजिए यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो 3 × 1/2 kT लिख लीजिए। मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, साइड बाय साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितनी है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के 3 हो गया बेटा, 3 × 1/2 kT हो गया। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा, आपके पास 3n-6 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर अलग है। विकीपीडिया के ऊपर यहाँ पे 2 डाल रखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको जब आप रिजल्ट ड्राइव करने जाओगे। उसको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिमूव कर रखा है। ये फिगर जो है विकीपीडिया से ले रखी है, ठीक है जी। तो 3n-6 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे kT के साथ। तो मैं यहाँ पे कैच पहले बता देता हूँ, कैच क्या है, या तो यहाँ पे वह kT के साथ जाओ, तो अगर वहां पे 2 लिखना है तो यहाँ पे आपको 1/2 kT के साथ जाना पड़ेगा। अगर kT के साथ जाना है तो यहाँ पे 2 रिमूव करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा आपको कई बार कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है जी। तो किसी बुक में 3n-6 लिख रखा होगा, किसी में इसको 1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रखा होगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की कंट्रीब्यूशन ले रखी हुई है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से डील करना पड़ता है, अदरवाइज क्या है, आप गलत आंसर कोट कर दोगे। तो वो चीज माइंड में रख के चलिए। तो अगर जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, 3n यहाँ पे n क्या है, 3 एटम्स है, यहाँ पे 3 × 3 - 6 सॉल्व करने जाओगे तो आंसर क्या बचेगा, 3 kT के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। तो एंड ऑफ द डे कितना बना बेटा, 3/2 kT, 3/2 kT एंड 3 kT के कॉरस्पॉन्डिंग कितना बना, 6 kT का यहाँ पे टोटल एनर्जी का रिजल्ट आपके पास मिल गया। आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 6 of K। ये यहाँ पे क्या है, इट इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय 6 of Kb। तो इसको हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या दे रखा हुआ है, इट इज गिवन बाय ऑप्शन डी है। सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया और ए भी यहाँ पे गलत हो गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट पता हो, स्पेसिफिक हीट का आइडिया हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। हीट कैपेसिटी का आर्टिकल जो होते हैं, जो नॉट आर्टिकल, जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रिलेशन जो है बहुत बार आपको हेल्प करता है। एक रिलेशन और भी होता है वो आपने पहले भी पढ़ रखा है, Cp - Cv इज गिवन बाय R। ये रिलेशन भी आपको कई बार काम में आ जाता है, इसको भी अपने साथ, इसके साथ ही रिमेंबर रखिए कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय द गैस कांस्टेंट। तो ये भी यहाँ पे आपके पास मिल जाता है, ठीक है जी। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।